यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीख की आवाज़ आती। मेरी सास कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया, हे भगवान! जब पहली बार मैंने यह चीखें सुनी तो मेरी नींद उड़ गई थी। मैं हड़बड़ा उठी और पूरा घर चीखने से गूंज रहा था। उस समय चारों तरफ सन्नाटा था, मेरे कमरे की लाइट भी बंद थी। रात के तकरीबन 11:45 हो चुके थे। मैं हैरान हो गई। मेरे पास मेरे पति निशांत भी थे। वे इतने शोर में आराम से सो रहे थे। दरअसल इन सब की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से होती है। मेरे पिता एक अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे भी डॉक्टर बनाने का संकल्प लिया और मैंने उनके सपने पूरे करने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। वहीं मैं निशांत से मिली और धीरे-धीरे हम काफ़ी करीब आ गए और बात शादी तक पहुंच गई। तब निशांत ने कहा कि शादी के बाद हम मुंबई रहेंगे और मैं भी यही चाहती थी। निशांत के घर में उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी और उनकी एक बच्ची थी और निशांत के पापा भी। निशांत का बड़ा भाई और उसकी भाभी मुंबई में रहते थे और वहीं अपना बिजनेस संभालते और उनकी बेटी रिया गांव में चाचा और दादा के पास रहती। निशांत की मम्मी बहुत साल पहले गुजर गई थी और हम दोनों के परिवार ही काफ़ी पैसे वाले थे। तो शादी में भी कोई आपत्ति नहीं हुई और हमारी शादी हो गई। मैंने और निशांत दोनों ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। निशांत एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था जो कि मुंबई में था और हमारी यही बात हुई थी। हम कुछ दिन बाद मुंबई चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। मुझे निशांत का परिवार काफ़ी अच्छा लगा। जब पहली रात मैं और निशांत कमरे में गए तो घर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे काफ़ी डर लगा। मैं काफ़ी सहम गई थी। निशांत सो चुका था। जब मैंने उसे उठाया तो मैंने कहा कि घर से अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने नींद में बोला कि तुम्हारा कोई वहम होगा, सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। तो मुझे भी यही लगा कि शायद यह मेरा वहम है और मैं सो गई। अगले दिन जब उठी तो सारे गांव की औरतें मुझे देखने आई थी और मेरे हाथ में पैसे दे रही थी। मुझे काफ़ी भारी लहंगा पहनना पड़ा और इतनी धूप में 3 घंटे बैठना पड़ा। मैं काफ़ी थक गई थी और जब शाम हुई तो निशांत भी आ गया था और हमने कुछ देर वार्तालाप की और उसके बाद 12 बजे के करीब हम सोने लगे। निशांत गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन मुझे फिर से वही आवाज़ें आने लगी। मैं काफ़ी डर गई और मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखूं यह आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक दिन की दुल्हन यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। तकरीबन 1 घंटा यह आवाज़ें गूंजती रहीं। उसके बाद सब शांत हो गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि निशांत इतने शोर में कैसे सो सकता है। और अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मेरे दिमाग में बार-बार उस लड़की की आवाज़ में बोल रही थी और उस आवाज़ को निशांत क्यों टाल रहा था। अगर ऐसी आवाज़ें आती तो पूरे घर में हलचल मच जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में बार-बार यही बात आ रही थी कि सब लोग उसकी आवाज़ पर खामोश क्यों थे। मुझे डर सा भी लग रहा था क्योंकि जहाँ वह घर था उसके आसपास और कोई घर नहीं था। दूर-दूर तक सिर्फ जंगल थे और गाँव भी 4 से 5 किलोमीटर दूर था। अगले दिन जब निशांत उठा तो मैंने उसे साफ-साफ बोला कि हम कल मुंबई जा रहे हैं। तो निशांत के चेहरे से हाव-भाव उड़ गए। वह परेशान हो गया। उसने कहा कि अभी नहीं, कुछ समय रुक जाओ, उसके बाद चलेंगे। तभी मैंने कहा कि तुमने शादी से पहले कहा था कि हम मुंबई सेटल होंगे और अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। यह बात शादी से पहले ही तय हो गई थी और शहर में भी इनका बंगला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इनका बिजनेस तो पहले से ही था। और फिर वह चुप हो गया। अगले दिन हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तब मेरे ससुर जी ने मेरे पति से कहा कि तुम कल मुंबई निकल जाओ और वहाँ तुम्हारे भाई की बिजनेस में मदद करो और साथ ही साथ तुम अपना हॉस्पिटल वाला काम भी कर सकोगे। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि हम कल मुंबई जाएंगे। तो मैं उठकर जाने लगी। तभी मेरे ससुर जी बोले कि बहू, तुमने तो खाना भी नहीं पूरा किया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तब मैंने कहा कि हाँ पापा जी, बस मैं पैकिंग के लिए जा रही थी।
कल सुबह निकलना है ना, तो बहुत सारी पैकिंग करनी होगी और टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कल सुबह कोई भी सामान छूट जाए। तभी मेरे ससुर जी बोले कि बेटा, मुंबई तो सिर्फ निशान जाएगा। हमारे घर में रिवाज है कि शादी के बाद बहू को घर से बाहर नहीं निकलना होता। यह बात सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई और मेरे पसीने छूटने लगे। मैं वहाँ से चली गई और बैठकर रोने लगी। तभी शाम हुई और निशांत मेरे पास कमरे में आया और मुझसे बोला कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? निशांत बोला, मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगली बार तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगा। तब तक तुम यहीं रहो। तभी मैंने आश्चर्य भरे चेहरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती। मुझे रात को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और दिल घबराता है। तभी निशांत कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। यह आवाज़ें बहुत पुराने समय से यहाँ आती रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी आज तक हमें हानि नहीं पहुँचाई। तो तुम्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी सी भी तसल्ली नहीं हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले यहाँ नहीं सो सकती। मुझे हद से ज़्यादा डर लगता है। तभी उसने कहा कि मेरी भतीजी रिया तुम्हारे साथ सो जाया करेगी। मेरे लाख मनाने पर भी निशांत ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैंने उससे कहा कि एक बार आप पापा जी से बात तो कर के देखो, लेकिन वह अपने पिताजी से काफ़ी डरता था और मैंने उनसे यह बताया कि रात को आवाज़ें पिताजी के कमरे की तरफ से आती हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह तुम्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगी, यह मात्र आवाज़ें हैं। कहानी कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और निशांत ने कहा कि मैं रिया को कह दूंगा, वह तुम्हारे साथ सो जाया करे। तब भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, पर मैंने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दिया और वह अगले दिन सुबह होते ही मुंबई के लिए निकल गए। और उस दिन जब मैं खाना बनाने रसोई में गई तो मैंने वहाँ पर एक बेहोशी की दवा की शीशी देखी। तो मुझे काफ़ी संदेह हुआ कि बेहोशी की दवा यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और मेरे दिमाग में बहुत से सवाल थे जिनका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। यही सोचते सोचते शाम हो गई। जब हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रिया भी मेरे पास बैठी थी। फिर मेरे ससुर जी खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चले गए और मैंने सोचा कि कहीं वह शीशी और किसी चीज़ की होगी। तभी मैं रसोई में गई और मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे पता चल गया कि यह तो बेहोशी की ही दवा है। फिर उस रात मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। टेंशन मेरे दिमाग को खाए जा रही थी। मैं जब कमरे में गई तो मैंने रिया को भी अपने साथ सोने के लिए बुला लिया। रिया बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वह मेरे साथ देर तक खेलती रही और मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि रिया, यह आवाज़ें किस चीज़ की हैं? वह घबरा गई और बोली, मुझे नहीं पता चाची जी। तो मैंने भी सोचा कि यह बच्ची है, इससे ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं रहेगा और मैं और रिया सो गई। रिया मुझसे चिपक कर सो रही थी। तभी अचानक मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि रिया भी उन्हें सुन पा रही है, लेकिन वह जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तब मैंने फैसला लिया कि आज मैं जाकर देखूंगी कि यह आवाज़ ससुर जी के कमरे से किस चीज़ की आ रही है। तब मैंने रिया को धीरे से बेड पर लेटाया और ससुर जी के कमरे की तरफ जाने लगी। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और उस खुले दरवाजे से जो मैंने देखा, मेरे तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई। मेरे ससुर जी एक बेचारी लड़की को पीट रहे थे और उन्होंने उसका दुपट्टा छीन लिया और वह बेचारी लड़की मेरे ससुर जी से जान की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने उसे गर्दन से पकड़कर पीटा। वह चिल्ला चिल्लाकर मेरे ससुर को छोड़ने के लिए कह रही थी।
लेकिन मेरे ससुर उसे बुरी तरह से मार रहे थे और उसकी इज्जत लूटने वाले थे। तभी आगे मुझसे देखा नहीं गया और मैं वहाँ से तुरंत अपने कमरे में चली आई और रिया को कसकर पकड़कर सोचने लगी कि कोई इतना घटिया भी कैसे हो सकता है। तभी मैंने अगले दिन अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकने वाली। या तो मुझे शहर ले जाओ या मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रही हूँ। तभी मेरे पति ने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें शहर ले जाऊंगा। मैंने निशांत को सारी बातें बताई लेकिन उन्होंने इनको अनसुना कर दिया और कहा कि तुम इस लफड़े में मत पड़ो। मेरे पिताजी बहुत खतरनाक हैं और मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया और रिया से बातें करने लगी। मेरे दिमाग में रिया के भविष्य की चिंता होने लगी। इस बेचारी बच्ची की क्या गलती है कि इसे ऐसा माहौल मिल रहा है। इसके अपने दादा इतने घटिया काम कर रहे हैं। मैंने सोचा इस बच्ची पर क्या असर पड़ रहा होगा। यही सोचते सोचते अगला दिन भी चला गया। जब शाम हुई तो मैं और रिया दोनों अपने कमरे में सो गए। रिया सो चुकी थी और मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने फिर से जाने का फैसला किया। तब मैं पाइप के रास्ते खिड़की की तरफ गई और खिड़की से मैंने देखा कि घर का एक नौकर एक लड़की को मेरे ससुर के कमरे में धकेल देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और वह लड़की हाथ जोड़कर नीचे बैठी थी और कह रही थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर मेरे ससुर ने एक न सुनी और उस लड़की के बाल पकड़कर उसे पीटने लगा और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। और वह लड़की जब दरवाजे की तरफ भागी तो मेरे ससुर ने मुझे देख लिया और वह फर्श पर गिरी तो वह चीखने लगी। साथ ही साथ मेरी भी चीख निकल गई और मैं तुरंत वहां से नीचे उतरकर जंगल के रास्ते भागने लगी। घर के सभी नौकर अब मुझे ढूंढ रहे थे। मैं चलती चलती गांव तक पहुंच आई। गांव की कुछ औरतों ने मुझे पहचान लिया और मुझे अपने घर बुला लिया। मैं जब गई तो उन्होंने सब सच्चाई बताई कि तुम्हारे ससुर गांव की भोली भाली लड़कियों को अपने इस्तेमाल के लिए अपने घर बुलाते हैं और बाद में अपना मन भरने के बाद उन्हें विदेशों में बेच देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बेहोश करके ट्रक में भरकर लेकर जाया जाता है। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उन सब औरतों से कहा कि आप सब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें, लेकिन वह सब डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर ने हमें धमकी दी है कि अगर हम में से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन की तो हमारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब मैंने उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि कानून हमारे साथ है और ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही आज के बाद कोई मासूम लड़की इस दरिंदगी का शिकार बनेगी। मेरे ससुर के नौकर और उनके आदमी गांव में चारों तरफ आ चुके थे और मुझे ढूंढ रहे थे। तब मैं और वह औरतें मिलकर शहर की तरफ जाने लगी, जिसमें एक गांव के बुजुर्ग आदमी ने हमारी मदद की और शहर पहुंचते ही हमने पुलिस स्टेशन में सारी बातें बताई और पुलिस को लेकर हम वहां पहुंचे तो पुलिस वालों ने मेरे ससुर को रंगे हाथों पकड़ा। वहां 3 बच्चियां बेहोश पड़ी थी और वे सब बुरी हालत में थी और मेरे ससुर उन्हें विदेश भेजने की तैयारी में थे। तभी पुलिस ने पहुंचकर मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। बाद में मेरे पति निशांत ने मेरे पास डाइवोर्स के पेपर भेज दिए। मैं उन्हें साइन करने ही वाली थी, लेकिन अचानक मेरे जेठ और उनकी पत्नी मेरे घर आए और मेरे पिता से और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब मेरे पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है और मेरे जेठ कहने लगे कि तलाक तक बात ना लेकर जाएं। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी बेटी को हमारे घर में आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात सुनकर मेरे पिता भी मान गए। कुछ दिन बाद निशांत भी मेरे घर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा कि आप माफ़ी मत मांगो, आपकी कोई गलती नहीं है। तब उसने कहा कि मुझे शादी से पहले तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था।
मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तब उसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों साथ रहने लगे। मैं, मेरे जेठ, मेरे पति और मेरे जेठ की पत्नी, हम सब साथ रहने लगे और रिया मुझे मेरे अपने बच्चों से भी बहुत प्यारे लगने लगी। वह हमेशा मेरे साथ ही सोती और हम दोनों दोस्त बन चुके थे और रिया हर बात मुझे दोस्त की तरह बताती। ऐसे करते करते ही हमारी ज़िंदगी फिर से सही रास्ते पर आ गई थी। दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें होती हैं, तो कृपया करके उसे एक खिलौना नहीं, अपना सम्मान समझिए, क्योंकि जिस घर में औरत की इज़्ज़त होती है, माँ लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल पर एक छोटा-सा क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर ही दीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर